नमस्कार। राजस्थान हलचल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप विदित हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे राजस्थान के बड़े एक्सपर्ट धीरज सिंह जी धाबाई सर जैसे इनके सहयोग से आप तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए मार्गदर्शन की सीरीज चल रही है। आज हम आप सबके लिए एक ऐसी शख्सियत के साथ उपस्थित हुए हैं जिन्होंने पिछले काफी सालों से एक मोटिवेटर स्पीकर के रूप में और एक मार्गदर्शक के रूप में हजारों हजार बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान किया है, सफल मार्गदर्शन प्रदान किया है। ऐसी शख्सियत है हमारे बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर मोटिवेटर धीर सिंह जी धाबाई सर। जी धीर सिंह जी धाबाई सर, आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके लिए। तो जी सर, मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि आज हम जो ये मनोविज्ञान का जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वैसे कंबाइंड रूप से कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, जो भी मनोविज्ञान का पार्ट है उसका हम कर रहे हैं। तो सर आप यूं बताएं कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, ऐसा कोई बच्चा जो प्रथम बार मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सर कहाँ से शुरुआत करे और क्या पढ़े? ये एक बड़ा विषय नहीं। मनोविज्ञान अमूमन क्या होता है कि टीचर बढ़ती के समय बच्चा के सामने आता है, उससे पहले कोई पढ़ा नहीं होता है। जी सर। और वो एक फैक्चुअल चीजें पढ़ के वो आगे बढ़ता है, हिस्ट्री, पॉलिटी या जो भी साइंस पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो उसे पता ही नहीं होता कि एक व्यवहार को हम किस रूप में देखें। और साइकोलॉजी एक ऐसा विषय जो बहुत एक अप्लाइड विषय है जी, जो हमारे से जुड़ा हुआ सबसे बड़ी बात है। कोई नया विषय नहीं है, वैसे हमारे जीवन का हिस्सा है, दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन जब पहली बार सामना करता है तो बच्चा डर जाता है और जो मार्केट से किताब लेके आता है तो फिर वो किताब को, कोई भी किताब लेके आए, उसको रटना शुरू कर देता है वो। और यही सबसे पहली गलती होती है। मुझे लगता है कि प्रारंभिक तौर पे यदि कोई बच्चा शुरू करता है, जैसे मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो मैंने किसी टीचर से पढ़ा था जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे। तो मैंने उनसे पढ़ा था, मुझे पता चला कि यार कॉन्सेप्ट क्या होता है जी सर, चीजों को कैसे समझा जाता है जी। तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि मुझे इस विषय को जीना है, आगे बढ़ना है। तो मैं पहली राय कहूंगा कि जो पहली बार पढ़ रहा है वो आप सीधी बुक्स लाके और आप चाहते हैं कि पढ़ लें, आपको समय बहुत लगेगा और आप कई बार झुंझलाहट पैदा होगी। बेटर है किसी एक अच्छे टीचर की शरण में जाएं आप, जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा आपके साथ जस्टिस कर सकता है जी। तो पहली राय मेरी यह है कि चाहे आप पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट को जो है वो किसी टीचर से आप एक बार थोड़ा सा समझें, उसके बाद कोई एक बेहतरीन किताब लेकर जो पूरे सिलेबस को कवर करती हो, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। तो प्रारंभिक लेवल पे समझना पहली चीज है, उसके बाद आप बुक्स का सहारा लेके आगे बढ़िए। आप डायरेक्ट बुक्स का सहारा लेंगे तो मुझे लगता है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ी बहुत समझ बनती है बुक से, तो फिर बुक्स के साथ चलना चाहिए। और इसमें एनसीईआरटी से आप शुरुआत कर सकते हैं, यद्यपि एनसीईआरटी की शब्दावली ज्यादा कठिन है। बिल्कुल सही है, मतलब उसको समझना सबसे मुश्किल काम होता है, तो बच्चा ज्यादा उलझ जाता है कि सर क्या करें। बाकी बेसिक एनसीईआरटी से तैयार होता है जी सर। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर। अमूमन होता क्या है कि जैसे कोई नया अभ्यर्थी तैयारी करते हैं तो उसको ये नहीं पता होता कि क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो उसकी एक बार ये जो प्रतियोगी उसमें उसकी एनर्जी, समय वेस्ट जाएगा, समय वेस्ट। इसलिए किसी एक मार्गदर्शक को आपकी नजर में, हाँ, कोई ऑनलाइन कोर्स ले ले या ऑफलाइन ले ले, जैसे भी ले ले, उसको लगता है कि हाँ मुझे बेटर फायदा हो सकता है, हाँ, तो वो एक बार वो कर ले जरूर। प्रश्न है कि अब लगभग फर्स्ट ग्रेड में स्कूल लेक्चर में लगभग 4 महीने बचे, तो सर इतने कम समय में अब फर्स्ट ग्रेड के लिए मनोविज्ञान को वो कैसे करे इस पार्ट को? देखो, ग्रेड फर्स्ट में मनोविज्ञान का क्या इस बार पार्ट फर्स्ट पेपर में आएगा और फर्स्ट पेपर को बड़ा हार्ड हो गया इस वजह से फर्स्ट पेपर में स्कोर करना बड़ा मुश्किल रहेगा। साइकोलॉजी का लेवल जो भी ग्रेड फर्स्ट में संस्कृत शिक्षा विभाग में आया, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आए और सभी में अच्छे लेवल के आ रहे हैं और आने वाले टाइम में हमें अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयार आपको करना है तो थोड़ा सा आपको 2 साल के पेपर जरूर देखने चाहिए और उसमें ये देखिए कि वो टॉपिक्स जहाँ से लगातार प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं उनको थोड़ा अच्छे से रिवाइज करें और किशोर अवस्था को ध्यान में रखते हुए यदि वो मनोविज्ञान को तैयार करते हैं तो ग्रेड फर्स्ट में इतना बड़ा सिलेबस है नहीं कि बच्चा परेशान हो जाए। साइकोलॉजी की गिनती से 5 टॉपिक है सर, ठीक है, तो कर सकता है। आईसीटी और पेडागोजी चूंकि सब्जेक्ट के साथ आएगी और ज्यादा बड़ा रोल आईसीटी पेडागोजी का हो गया, यद्यपि पेडागोजी जो है वो साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ पार्ट है, आईसीटी थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी पेडागोजी तो कम से टीचिंग मॉडल है, कम्युनिकेशन है, टीचिंग लर्निंग है, साइकोलॉजी का एक प्रकार से पार्ट है। तो मुझे लगता है कि स्पेशली आप लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको देखें, एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग किशोर अवस्था के विशेष संदर्भ में चीजों को तैयार करें। तो मुश्किल से आप, मैं बताऊं कि 20 से 25 घंटे यदि बच्चा ढंग से एनालिसिस करके पढ़ लेता तो साइकोलॉजी के जो 7-8%, 9% जो फर्स्ट पेपर में आएंगे वो आराम से हो जाएंगे। जी सर। अब सर यूं बताएं कि जैसे मनोविज्ञान में ऐसे, पहले अपन बात करें फर्स्ट ग्रेड की क्योंकि इसमें कम समय बचा है, इसमें ऐसे कौन से टॉपिक है जिन पे थोड़ा ठीक से अच्छी तरीके से ध्यान देना
जरूरी है देखो, समय के मद्देनजर? किशोर अधिगमकर्ता के विकास को ढंग से पढ़ना चाहिए। किशोर अवस्था के संदर्भ में ही उसको बाल विकास पढ़ना। तो किशोर अधिगमकर्ता में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट, उसका मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है जी। उसको अच्छे से तैयार कर ले। नंबर 2, अधिगम के सिद्धांतों में स्पेशली स्किनर, पावलोव, कोहलर, कोफका और निर्मितवादी उपागम को बहुत ढंग से तैयार करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग प्रोसेस को पढ़ ले, बाकी चीजों को नॉर्मल इग्नोर कर दे। समायोजन के केवल डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ना है उसको। और शिक्षा मनोविज्ञान में केवल उसकी उपयोगिता और उसकी 5 तत्व पढ़ने हैं। और उसकी जो प्रकृति है स्पेशली उसको पढ़ ले, और कुछ डेफिनेशन जो आई हुई है केवल उन्हीं को रिपीट कर ले, बाकी को नहीं देखे। मानसिक स्वास्थ्य में मेंटल हेल्थ में बालक और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी थोड़ी सी चिकित्सा व्यवहार कैसा होना चाहिए इसको देख ले। इमोशनल इंटेलिजेंस मात्र 20 मिनट का टॉपिक है, यदि बच्चा ईमानदारी से पढ़े तो यही टोटल टॉपिक है। ग्रेड फर्स्ट में बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग को ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसानी से यदि वो करता है तो ये चीजें कर सकता है। थोड़ा सा ये समझ तो बनानी पड़ेगी कौन सा बिंदु इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। ये पीवाईक्यू से अपने आप समझ बन जाती है। और यदि वो कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं किसी टीचर से पढ़ता है तो बाकायदा वो चीज, जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को बताता हूँ कि ये चीज यहाँ से आनी है, इन चीजों को ज्यादा अच्छे से तैयार कर ले, यहाँ भाषा चेंज हो सकती है, तो थोड़ी मदद मिल जाएगी इसको लेकर। और सर सेकंड ग्रेड में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहां से थोड़ा इनको अच्छा ठीक देखने सेकंड ग्रेड वालों के लिए? देखो, ये जो बिंदु बताएंगे तो सेकंड ग्रेड में भी एलिजिबल रहेंगे। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान वाले में अर्थ क्षेत्र उपयोगिताएं पढ़नी है, ठीक है। विकास जैसे वहां पूरा पढ़ना पड़ता है, विकास के सिद्धांत, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ये फर्स्ट ग्रेड में भी तैयार करने हैं। इरिक-रिक्शन, इनको ढंग से तैयार कर ले। बाकी ग्रेड सेकंड का सिलेबस क्या है, पूरा शिक्षा मनोविज्ञान है, समझ रहे हैं। अब जैसे वहां एक क्रिएटिव बच्चे पे प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। पिछड़े प्रतिभाशाली बालक पे प्रश्न आता ही आता है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार पे प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। आपका ये जो समायोजन के डिफेंस मैकेनिज्म प्रश्न आ ही आएगा। व्यक्तित्व के प्रोजेक्शन मेथड पे प्रश्न आ ही आएगा, ठीक है। मोटिवेशन के प्रकार पे एक प्रश्न या सर्किल पे एक प्रश्न आ ही जाता है। जी। तो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट, रुचि, अभिवर्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ग्रेड सेकंड में। तो बुद्धि के अंतर्गत जो है स्पेशली बुद्धि के प्रकार जो हैं और बुद्धि के सिद्धांत हैं उनके ऊपर प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, और उनमें भी 6-7 सिद्धांत हैं, उनको बच्चा ढंग से देख ले। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, यदि वो पीवाईक्यू को लास्ट ईयर के पेपर्स देखता है, 2 साल के पेपर देख ले, ज्यादा मत देखे चाहे वो, ठीक है। जैसे मैंने अभी ऑब्जेक्टिव बुक निकाली है तो उसमें हमने फोकस किया कि हम लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको फोकस करें। आप 10 साल पहले के पेपर देखूंगा कोई मतलब नहीं। तो उससे बच्चे की समझ बनेगी, ज्यादा बेटर है कि वो खुद एक्सप्लोर करेगा चीजों को, तो उसके समझ में आएगा कि मुझे ये पढ़ना चाहिए और ये छोड़ना चाहिए। जी। अब सर ये देखा है कि जैसे इस विषय में बच्चों का रिवीजन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, वो पिछड़ जाते हैं, तो मनोविज्ञान में रिवीजन किस पैटर्न में करें, कितने टाइम से करें, कैसे? मनोविज्ञान में करने का सबसे बढ़िया तरीका है रिवीजन बच्चे कैसे करते हैं। सब्जेक्ट की तरह मनोविज्ञान लेते हैं, जीके की तरह मनोविज्ञान लेते हैं। मनोविज्ञान जीके सा विषय नहीं है। आप जब मनोविज्ञान को पढ़ रहे हो ना, उस समय आपके दिमाग में इमेजिनेशन चलना चाहिए। जब आप किशोरावस्था पढ़ रहे हो तो किशोरावस्था दिमाग में चलनी चाहिए कि मैं जब किशोरावस्था में था ऐसा बिहेवियर करता था, ठीक है। जब अल्बर्ट बांडुरा पढ़ रहा है तो पूरा दिमाग में चलना चाहिए। पावलोव पे जो प्रयोग हो रहा है कुत्ते पे, वो दिखना चाहिए। यदि वो प्रतीकात्मक रूप से इमेजिन करके चीजों को पढ़ता है और उसी रूप में उसको रिविजन करता है, मतलब वो आंख बंद करके टॉपिक को पढ़ने के बाद वो आंख बंद करके उसको सोचे, केवल इमेजिन करे, उसमें थिंकिंग करे, जी। वो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता रिवीजन का। और साथ में ये कोशिश कर सकता है कि वो शॉर्ट पॉइंट्स जो है वो किताब के ऊपर या रफ पेपर पे लिख दे इस टॉपिक के, कीवर्ड ये कीवर्ड को पकड़े, ठीक है ना। और कीवर्ड से इमेज बनाए। जितना ज्यादा इमेजिनेशन करेगा मनोविज्ञान का रिवीजन उतना ही आसान हो जाएगा। इसको जीके की तरह आपको 5 बार 7 बार रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूँ 2 बार ढंग से पढ़ लो, एक अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद साइकोलॉजी आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। मेरे एक स्टूडेंट थे, 2013-14 की बात है, झुंझुनू में जब वो पढ़ते थे, आर्मी से रिटायर्ड होके आए और मैंने पढ़ाया। उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद 2018 ग्रेड फर्स्ट के समय उनका सिलेक्शन हो गया पॉलिटिशियन। तो उनका फोन आया कि सर मैं ये बोल रहा हूँ और मैंने आपसे उस समय साइकोलॉजी पढ़ी थी सर, उसके बाद मैंने दोबारा साइकोलॉजी को पढ़ा नहीं, और मुझे ये भी पता है कि आपने इस डेट को ये एग्जाम्पल दिया था और दूसरे दिन ये एग्जाम्पल दिया था, इस बिंदु में आपने ये बताया था। तब मुझे लगा कि बच्चा सच में यदि एक बार कोई चीज को ढंग से पढ़ लेता है तो जिंदगी में उसको दोबारा वो चीजें करने की जरूरत नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, जो आर्मी के व्यक्ति थे उन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो किया, उनका पूरा अटेंशन गजब का था। तो वही चीज है, एक बार करो बट बहुत अच्छे से चीजों को कर लेते हो तो आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये विषय तो आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, इसको भूला ही नहीं जा सकता। मुझे तो ऐसा लगता है।
बल्कि वो तो आर्मी से थे, मान लो हाँ, एक एज होगी। एज्ड थे, यूं मान लो 40-35 के बीच में थे। सही बात है। बाकी जो बच्चे तैयारी लगाव कर रहे हैं था वो तो बट हाँ, क्लास में आजकल जुनून के था बच्चे उनका। खोए रहते हैं, हम्म, क्लास में नहीं है, मन मस्तिष्क कहीं है, बॉडी कहीं है, ठीक है। तो बंटा हुआ विभक्त बच्चा आज का, और वो इसलिए नहीं कर पाता सर। वो नहीं कर पाता इसका। बिल्कुल सही है सर। एक सर जैसे इसमें PYQ की और टेस्ट सीरीज की कितनी महत्ता है सर? देखो, दोनों चीजों की अपनी महत्ता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज मार्केट ऐसा बन चुका है सर, कल जो टीचर बना है उसकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, 5 साल पहले जो टीचर था उसकी भी चल रही है, कोचिंग्स दुनिया भर की उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है, उनके पास एक कंटेंट राइटर के रूप में लड़के काम करते हैं, वो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, कोई नेट से उठा के टेस्ट सीरीज बना रहा है। एक ऐसा जाल बन चुका है बच्चे के सामने, उसे समझ में बिल्कुल नहीं आ सही है रहा। सर। टेलीग्राम्स पे इतने ग्रुप्स हैं जहां क्यूज करवाई जा रही है, कंटेंट खूब है उसमें। फरी फरी हाँ, फरी हाँ, फरी। हाँ। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, फेसबुक पे खूब ग्रुप्स में प्रश्न आ रहे हैं, ये पीडीएफ्स आ रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो मैं कहूंगा कि इन दोनों की अपनी महत्ता है, लेकिन सही की पहचान करना और उसके साथ जुड़ के और केवल उसी पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा। PYQ जरूर पढ़ने चाहिए और सबसे पहली नीड है, और उसमें भी कोशिश करो कि आप 5 साल के पेपर्स अच्छे से निकाल लो, और उसमें 20 किताबें एकत्रित करने की जरूरत नहीं है, एक कोई भी अच्छी किताब ले लो जिसकी आपको पसंद हो। टेस्ट सीरीज में भी आप ये देखोगे, जिससे आप टीचर से आपने पढ़ा उसी के टेस्ट दो, बाकी पूरी दुनिया में चाहे कहीं फ्री हो, जी जी। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ भी कंटेंट दे कि यहीं से आएगा, कुछ नहीं है। क्योंकि यदि संबंधित टीचर यदि क्वेश्चंस बनाता है तो वैल्यू है। अब हर कोई टीचर पर्सन बना रहा है, हर कोई ज्ञाता बना हुआ है। आज आपके पास मोबाइल एक ऐसी सूचना हो गई कि आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट के बना सकते हैं, कहीं से बना तो सकते वो जस्टिस नहीं होगा। हैं। तो मुझे लगता है दोनों की इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें बच्चे का चयन कहाँ मुझे जाना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। नहीं, तो कई बार लोगों ऐसी भी टेस्ट सीरीज बनाते हैं एग्जाम के वक्त, बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है, हाँ, जो उनको पैटर्न से कोई मतलब ही नहीं है, उनके पैटर्न नंबर से डाउन मतलब, हो रहे हैं, हाँ, फिर वो डाउन हो तनाव जाता में आ जाते हैं। है, तनाव में आएंगे ना है ना? भाई। जो संबंधित टीचर नहीं है, हाँ। कोई एक अनावश्यक रूप से जल्दी से लोकप्रिय होने के लिए वो फ्री के नाम पे या कोई चीज ऐसी दे रहा है, तो वो फिर वो जस्टिस नहीं कर पाएगा ना, जस्टिस नहीं सबसे कर बड़ी पाएगा। बात है। तो बच्चों मैं की तो कह सबसे रहा हूँ, बड़ी बच्चे खुद जितनी ज्यादा चीजों को खुद खोजेंगे ना, उतना बेटर बनते जाएंगे, निखरते जाएंगे। बाकी ये दुनिया पूरा बिजनेस है, आपको झाड़ है बताऊं, सर, बिल्कुल पूरा सही बात है। मार्केटिंग है यहाँ पे, हर कोई तैयार बैठा है आपको लूटने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल कहीं सही ना सर। कहीं मुझे लगता है कि बच्चे को खुद पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी, एक सर आप ये बताएं कि जैसे ये जो मनोविज्ञान विषय है, इसको हर बच्चा इतना टफ मानता है कि हम इसको इतना पढ़ते हैं, फिर भी हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर भी हमें ये याद नहीं होता है। तो सर इसमें ऐसा क्या स्टडी मटेरियल हो जो बच्चा समय को ध्यान में रखते हुए कर पाए? जो मैंने आपको चीजें बताई अपने पहले वाले सवालों में, वैसे इस सवाल का जवाब निहित है। ये जो टफ वाला बिंदु बनाया गया है, बच्चों ने अपने आप बना लिया। कोई चीज को आपको किसी बच्चे ने कहा यार साइकोलॉजी तो बहुत टफ आता है, जी सर। ठीक है, तो दूसरे बच्चे ने उस चीज को मान लिया, हाँ, का टफ ही तो आता है दूसरे वो। ने फिर तीसरे को बताया, उसने भी मान लिया, चौथे ने पांचवे को बताया, उसको भी मान लिया। मैं कह रहा हूँ कोई जिंदगी में कोई चीज टफ होती नहीं, जी। समझ रहे हैं आप। टफ तो मैं मानता हूं कि बॉर्डर के ऊपर जाकर और दुश्मन आपके सामने खड़ा है और 24 घंटे में कभी भी गोली आके लग सकती है, उस समय जो सजग रह रहा है, वो काम तो मैं टफ मानता हूं। बाकी ये क्या टफ? ये क्या टफ है? क्या टफ है? इसको सही बात। हमने एक बस एक धारणाएं बना ली है। मैं तो कह रहा हूं जब चीजें आप खुद घुसोगे, उनको समझोगे, खुद माइंड में इमेजिनेशन करोगे, ठीक है, कोई भी कंटेंट लो, कंटेंट सब बढ़िया होता है। मेरी किताब भी बहुत बढ़िया है, किसी दूसरे राइटर की किताब मेरे से बढ़िया हो सकती है, तीसरे की और भी बढ़िया हो सकती है। जी जी। सबसे बड़ी बात है उसमें पॉजिटिविटी रखे कि यार धीर सिंह सर की साइकोलॉजी की किताब पढ़ रहा हूं मैं, तो मुझे लगता है बेहतरीन है। कोई 5 आदमी कह देंगे नहीं नहीं वो तो अच्छी नहीं है, तो भी विश्वास डगमगाए नहीं, क्या डगमगाए नहीं। इसको लेके चल पड़ा, मैं इसी के साथ चलूंगा, PYQ निकालूंगा और मुझे विश्वास है बेहतरीन कर लूंगा। यदि वो डगमगाएगा तो कोई विषय वस्तु चाहे आप कितनी बेहतरीन भी चुन लोगे तो भी वो आपको परिणाम नहीं देगी। तो सबसे बड़ी चीज है जो कंटेंट आपके पास है उस पर आपका विश्वास होना चाहिए, उसको साथ लेकर आगे बढ़ो। ऑनलाइन या ऑफलाइन इसमें कोचिंग की मदद ली जा सकती है। मैं मानता हूँ जो बच्चा प्रारंभिक लेवल पे कर रहा है, जिसको लगता है कि साइकोलॉजी कठिन है, तो वो सब पढ़ने से नहीं आएगा, वो कोशिश करे कि उसको समझे या किसी अच्छे टीचर के मार्गदर्शक के लेवल पे वो इस चीज को तो वो कम समय में कर सकता है, कम समय में कर सकता है। बाकी उस कंटेंट के लिए उसका विश्वास अडिग रहे, मतलब जिसको भी चुने, मतलब किसी को भी चुन ले, आप कोई भी किताब चुन ले, सब किताबें बढ़िया होती हैं, सब टीचर्स अपने हिसाब से, लेखक बढ़िया मेहनत करते हैं। मुझे तो लगता है कि कोई अपनी तरफ से कमजोरी नहीं रखेगा, तो कहीं ना कहीं एक जगह विश्वास रखे, उसको बढ़िया करे। जी सर। सर अब वर्तमान में जो प्रतियोगी युग है,
इसमें बदलते हुए पैटर्न के मुताबिक जैसे अपन देख रहे हैं कि पिछले जो 5-10 सालों से पहले की जो परीक्षाएं होती थी उनमें और वर्तमान में पेपर में पैटर्न में उनमें काफी बदलाव आया है। तो बदलते हुए इस पैटर्न के मुताबिक मनोविज्ञान को वो बच्चा कैसे पढ़े? देखो पैटर्न, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बदलता हुआ पैटर्न अपने आप में एक चुनौती पैदा कर रहा है। आज जीके भी इतना अच्छे लेवल का आने लग गया, उसमें कथन कारण आने लग गए, ठीक है। तो मनोविज्ञान तो ऑलरेडी विषय ऐसा ही था, ठीक है, जिसमें फैक्चुअल चीजें पूछी जाती नहीं थी पहले भी, बट बीच में अपने आरपीएससी मेरिट में थोड़ा पैटर्न चला फैक्चुअल का। अब आरपीएससी ने बदला है, अब समझ आधारित प्रश्न आ रहे हैं। अभी रीट के पेपर हुए हैं, बहुत सारे अप्लाइड बेस्ड प्रश्न थे। कई बच्चों को लगा कि पता नहीं कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आया, वहीं से आया जहां से पढ़ाया वहीं से। बट समझ क्या थी कि आपने रटी थी उस लाइन को। तो मैं यही कहूंगा कि आप एक विषय को जब पढ़ रहे हैं तो एक बार इतना अच्छा पढ़ लो कि आपकी जिंदगी की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो इसको जो बदलता हुआ पैटर्न है वो है अप्लाइड बेस्ड पर्सन। और अप्लाइड बेस्ड पर्सन कभी गलत नहीं होते, ईमानदारी से यदि पढ़ा जाए। जी, मतलब मेरे पास सामने आप 10 सवाल लेके आओगे, मैं उसको हल्का सा भाषा समझूंगा और अपने ऊपर लागू करूंगा उसको। जी, तो उस प्रश्न का आंसर कभी गलत ही नहीं हो सकता। जी, जी। तो मेरा कहने का मतलब है कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बदलता हुआ पैटर्न का इतना सा मतलब है कि चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट बेस्ड साइकोलॉजी आ रहा है, उस चीजों को समझिए और अपने खुद के एग्जाम्पल भी आप क्रिएट कर सकते हो। जी, जी। कि जैसे एसिमुलेशन आया अभी पियाजे पे एक पर्सन रेट में, ठीक है, एक यूरेको प्रश्न आया क्रिएटिविटी पे, तो बच्चों को लगा पता नहीं पर्सन कहाँ से आ गया। थोड़ा सा वो सोचता तो वही चीजें जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, मतलब कोई नया नहीं चीज है। मतलब आपको एक तो कोरिलेशन स्थापित करने की योग्यता आनी चाहिए। जी, आप मोबाइल पे इतने डिपेंड हो गए हैं कि आप अपने माइंड में अपन डाइवर्जेंट थिंकिंग करना भूल गए। अपन केवल एक कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन कर रहा है, वही कर रहा है। और अभिसारी चिंतन जो है वो अप्लाइड पर्सन आपके सही नहीं करवाएगा। यदि बच्चा हर जगह थोड़ा सा डाइवर्जेंट सोचेगा, यार ये चीज ऐसे हो तो ऐसे भी तो हो सकती है, ये चीज ये से ना हो तो ये भी तो हो सकती है, यदि एक बच्चा मेरी क्लास में ऐसा बिहेवियर कर रहा तो मैं क्या करूंगा, तो अपने ऊपर लेके चीजों को समझेगा तो बदलता हुआ पैटर्न उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कम समय में वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो कहीं डरने की आवश्यकता नहीं, बहुत इजी पैटर्न है, बस अपने ऊपर लागू करके और उसको समझे तो बहुत आसान विषय बन जाएगा साइकोलॉजी। हाँ, बाकी बच्चे तथ्यों पे रहते हैं, उन पे रहते हैं, पढ़ते हैं ना, वो बटा हुआ रहता है चक्कर, ये वो समझना नहीं चाहता। बच्चों को यूं लगता है कि जैसे उनकी तैयारी ठीक है, पर जैसे इस सब्जेक्ट में आती है उनको यूं लगता है कि हमें कुछ याद नहीं। वो कमजोर कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। जब आप में ऐसा लगता है कि डर तो पहले से था, उस बच्चे ने पढ़ भी लिया, फिर उसे लग रहा है कि मैं तो भूल जाऊंगा। तो मैं कहता हूँ साइकोलॉजी को भूला ही नहीं जा सकता यदि आपने पढ़ा है तो वो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस का है, कारण है। तो कोशिश ये करें कि इसकी प्रैक्टिस करें, 2-4 बार आप पेपर्स दें, अच्छे लेवल के पेपर दें, धीरे धीरे आपको खुद को लगेगा। और आपको फिर भी लग रहा है तो आप एग्जाम हॉल में मस्त होके जाएं। मैं तो कहता हूँ आनंद जो है वो सबसे बड़ा कारक है जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा और बाकी चीजें आसान बना देगा। थोड़ा सा आनंद को फील करना चाहिए, बाकी चीजें इतनी है नहीं जितनी हमने बनाई। जी सर। अब सर आप ये तमाम बच्चों को आप बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, तो अंतिम रूप से इस सब्जेक्ट की तो अपन ने सारी विवेचना कर ली, तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो इसे प्रतियोगी रूप में जो रेस में है वो मैं तो यही कहूंगा प्रतियोगी परीक्षा के जो भी बच्चे हैं जो सफल बनना चाहते हैं, बाहरी चीजों से प्रभावित होना बंद कर दें। जी, अपने आप से प्रभावित बने, अपने आंतरिक कारकों को बाहर लेके आए। जो बाहरी चीजें हैं, अफवाहें हैं, डर हैं, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो टीचर ऐसा है, वो कोचिंग अच्छी है, इन सब चीजों से हटकर यदि बच्चा अपने अंदर की चीजों को झांकेगा, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उनके ऊपर लगातार विश्वास रखते हुए प्रैक्टिस करेगा। रिविजन प्रैक्टिस एक ऐसा कार्य है, वो कहीं भी बैठ के कर ले, सेल्फ स्टडी करे, चाहे किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। विश्वास अपने ऊपर रखे, अच्छा ग्रुप बनाए 4-5 लोगों का, तो लाइफ अपने आप ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि बाहरी चीजों पर निर्भर ना रहें, खुद पर विश्वास रखें। जिंदगी सच में ना आपको इतना देती है आप सोच भी नहीं सकते। मैंने तो सब मेहनत से पाया है, ठीक है, और बाहरी चीजों पे विश्वास नहीं रखा कि लोगों ने कहा कि नहीं बनते, ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होते हैं। तो ये लोगों की बातें हैं, आपके साथी भी आपको कई बार डिमोलाइज करेंगे, सब होगा। विश्वास खुद पे रखें, सब बेहतर होगा। और सच में ना मैं तो ईश्वर को बहुत मानता हूँ, और आस्था रखिए, किसी भी रखिए, है ना। मतलब आपको कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप आस्था रखिए, इतनी आस्था रखिए, अपने ऊपर भी उतनी रखिए, उस ईश्वर पे भी रखिए, ठीक है। कोई ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको इतना लौटाएगा कि समझ में नहीं आएगा कि जिंदगी कैसे खूबसूरत बन रही है। जी धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में मोटिवेटर, असिस्टेंट प्रोफेसर और मनोविज्ञान के बहुत बड़े सफल हस्ताक्षर धीरज सिंह जी धाबाई सर। मैं आपको तमाम अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि जो ये हमारी सीरीज है
ये मेरे भी वैसे मोटिवेटर ही हैं। आपके धीर सिंह जी सर और इनके मोटिवेशन से हमने ये सीरीज चालू की कि बच्चों के पास में कंटेंट खूब है, हर जगह उनके पास में कंटेंट है, पर उनके पास में प्रॉपर रूप से मार्गदर्शन का जो अभाव है वो सर के सहयोग से और अन्य एक्सपर्ट उनके सहयोग से ये सीरीज चल रही है। इसके बाद में आपके रीट के जो एग्ज़ाम है पात्रता परीक्षा के वो हो चुके हैं। पुनः हमारी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की इनके सहयोग से चलेगी सीरीज। तो आगामी समय में कौन से सब्जेक्ट का पॉडकास्ट लाना है और आपके क्या क्वेश्चन है वो इसमें आप कमेंट बॉक्स में शामिल करें। पुनः धीर सिंह जी सर आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।